भारत में 1989 से 2014 तक राजनीतिक इतिहास का बहुत खास समय था, क्योंकि इस दौरान केंद्र में कोई भी राष्ट्रीय दल पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पा रही थी। सरकार बनाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों पर निर्भरता जरूरी हो गया था। इस दौरान की सभी सरकारें गठबंधन की बनी, जिसके कारण इसे गठबंधन युग कहा गया। इस दौरान केवल राजनीति में ना बदलाव आए, बल्कि कई ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाएं, राष्ट्रीय संकट और विकास की नई योजनाएं भी सामने आई। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस दौरान कैसे सरकारें बनी और क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों ने क्या भूमिका निभाई, और आखिरकार 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों बनी। सबसे पहले समझते हैं कि गठबंधन राजनीति है क्या। अगर चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और सरकार बनाने के लिए अन्य दलों पर निर्भरता जरूरी हो जाए, इस दौरान सरकारें कई राजनीतिक दल मिलकर बनाती है। इसे ही गठबंधन राजनीति कहते हैं। 1980 के दशक में भारत में कई ऐसे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं हुई जिससे कांग्रेस का प्रभुत्व कम हुआ और अन्य राजनीतिक दलों का तेजी से उदय हुआ। इस दौरान की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें तो सबसे पहले पंजाब में उग्रवाद। 1980 के दशक में पंजाब के अकाली दल पर उग्रपंथी लोगों का कब्जा हो गया और इन लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने जून 1984 में उग्रपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जो यह एक सैन्य कार्रवाई था। इनको सिखों ने अपने धर्म पर हमला माना और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की सिख गार्ड ने उनकी हत्या कर दी, जिससे भारत में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी। दूसरी 1985 में 62 वर्षीय महिला शाहबानो को उसके पति अहमद खान ने तलाक दे दिया। तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को आधार बताते हुए गुजारा भत्ता देने को कहा। किंतु 1986 में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को संसद से पलट दिया, जिसे भारत की जनता ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कहा। तीसरा 1987 के बफोर्स घोटाला। 1986 में भारत और स्वीडिश हथियार कंपनी बफोर्स के बीच 1437 करोड़ का डील हुआ है, किंतु कांग्रेस पर आरोप लगा कि स्वीडिश कंपनी से कांग्रेस के नेताओं ने 64 करोड़ रुपये का रिश्वत लिया है, जिससे सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारक, 1980 के दौरान कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ और विपक्ष का एकजुटता बहुत मजबूती से हुआ। इस दौरान 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 1982 में तेलुगु देशम पार्टी और 1984 में बहुजन समाज पार्टी और 1988 में जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1989 में जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा नेशनल फ्रंट का गठबंधन बनाया गया और 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 197 सीटें मिली, जिससे औपचारिक रूप से कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। इस चुनाव के बाद जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनी। इस सरकार को बीजेपी और सीपीआईएम जैसे वामपंथी दलों ने समर्थन दिया था, किंतु चुनाव के बाद 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिससे भारत में कई जगह पर हिंसा हुई। किंतु इस निर्णय के बाद सीपीआईएम और बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे विश्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गिर गई। पर 1990 में फिर से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। इस बार राष्ट्रीय मोर्चा 2 के नाम से जाना गया। इस सरकार में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने और कांग्रेस ने समर्थन दिया, लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर की राष्ट्रीय मोर्चा 2 की सरकार भी गिर गई और 1991 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और उन्होंने 244 सीटें जीता। वहीं बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 120 सीटें जीती। चुनाव के बाद कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई। इस सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआईएम और आरजेडी जैसे दलों ने समर्थन दिया। इस कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव की इस कांग्रेस सरकार को कई आर्थिक और धार्मिक संकटों का सामना करना पड़ा। 1991 के आर्थिक संकटों के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नई आर्थिक नीति एलपीजी को लागू कर दिया। इसी दौरान शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जैसे दक्षिणपंथी दलों ने राम मंदिर विवाद को बहुत तेजी से उठाया और 1991 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया, जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क उठी। मस्जिद की ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में आपातकाल लागू कर दिया। इन संकटों के बावजूद भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 5 वर्ष पूर्ण किया और 1996 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 161 सीटें जीते। वहीं कांग्रेस 140 सीटें और जनता दल 46 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने
बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया, किंतु बीजेपी ने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया और 13वें दिन में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने कहा, और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सरकार गिरने के बाद जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बना, किंतु आंतरिक मतभेदों के कारण कुछ ही समय में यह भी सरकार गिर गई और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। किंतु 1997 में फिर से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। यह संयुक्त मोर्चा 2 के नाम से जाना गया। इसे भी कांग्रेस ने समर्थन दिया। इस सरकार में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, किंतु 1998 में राजीव गांधी की हत्या से संबंधित जैन आयोग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 1998 में 12वीं लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 182 सीटें जीता। वहीं कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के बाद बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी और प्रधानमंत्री पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ लिया। अटल बिहारी वाजपेयी के इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिससे भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों से भारत को आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध भी झेलना पड़ा। वहीं पाकिस्तान जैसे देशों से कारगिल युद्ध का भी सामना करना पड़ा। किंतु 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गया और 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 182 सीटें जीता। वहीं कांग्रेस 114 सीटों पर फिर से सिमट गई और बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार फिर से बनी और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार शपथ लिया। यह एनडीए की सरकार ने 5 वर्ष पहली बार पूर्ण किया। अटल जी की सरकार के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास, कोंकण रेलवे की शुरुआत और नई टेलीकॉम नीति लागू किया गया। हालांकि सरकार को 2001 का संसद भवन आतंकवादी हमला और 2002 का गोधरा कांड जैसे हिंसा भी झेलना पड़ा और मई 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और 145 सीटें जीती। वहीं बीजेपी अपनी उम्मीद के विपरीत मात्र 138 सीटें ही जीत पाई। चुनाव के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इस सरकार को समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके जैसे दलों ने समर्थन दिया। मनमोहन सिंह की सरकार ने मनरेगा, शिक्षा का अधिकार नीति और अमेरिका से परमाणु समझौते जैसे दूरदर्शी कार्य किए। हालांकि इस सरकार के दौरान भारत को 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों का भी सामना करना पड़ा और 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। उन्होंने 206 सीटें जीता। वहीं बीजेपी 116 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के बाद फिर से यूपीए की सरकार बनी। यह यूपीए 2 के नाम से जाना गया और दूसरी बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। इस सरकार ने आधार नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे नीतियों को लागू किया गया। हालांकि 2011 में वैश्विक मंदी के कारण भारत को महंगाई जैसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे जनता में असंतुष्टि बढ़ी। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 282 सीटें जीता। वहीं कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इस चुनाव से पहले बीजेपी ने महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्टिकल 370, राम मंदिर का मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के बाद बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार ने गठबंधन युग की औपचारिक रूप से समाप्ति कर दी। हालांकि अभी भी चुनाव गठबंधन बना के ही लड़ा जाता है, चाहे बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए हो या कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस। अगर गठबंधन युग के दौरान के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों और उनके सहमति की बात करें तो सभी राजनीतिक दल नई आर्थिक नीति पर सहमति जताया। अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक दावों के सभी दलों ने स्वीकारा। क्षेत्रीय दलों की साझेदारी और भूमिका को स्वीकृति मिली। विचारधारा के आधार की जगह पर कार्य सिद्धि पर जोर दिया गया। तो यह था गठबंधन युग की कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।